सोचो एक आदमी प्लेन में बैठता है, सूट बूट पहने बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा, ऑर्डर करता है एक बॉर्बन और सोडा, सिगरेट सुलगाता है और फिर चुपके से एक नोट फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़ा देता है। नोट में लिखा होता है मेरे पास बॉम्ब है। अगले कुछ घंटों में वो आदमी $2 लाख कैश और 4 पैरासूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। 10,000 फीट की हाइट से रात के अंधेरे में बारिश में भीगी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जंगल के ऊपर, और उसके बाद वो इंसान दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। ना बॉडी मिली, ना पैरासूट मिला, ना ही वो पूरा पैसा मिला। FBI ने 50 साल तक ढूंढा, 800 से ज्यादा सस्पेक्ट चेक किए गए, लेकिन केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। यह है दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड हाईजैकिंग मिस्ट्री, डीवी कूपर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल डिटेल में। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो थ्योरी बताऊंगा जो आज तक लोगों को सबसे ज्यादा कन्वेंस करती है। चलिए चलते हैं 24 नवंबर 1971 में थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओरिगोन। एक आदमी काउंटर पर आता है, उम्र लगभग 40 से 45 साल, हाइट 5 से 6 फीट के बीच, काला सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और हाथ में एक ब्रीफ केस। वो केस में टिकट खरीदता है सिर्फ $20 में। नाम बताता है डैन कूपर। उस जमाने में आईडी दिखाना जरूरी नहीं था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 जो पोर्टलैंड से सिएटल जा रही थी। छोटी सी फ्लाइट, सिर्फ 30 मिनट की। बोइंग 727 एयरक्राफ्ट। ऊपर सीट नंबर 18C पर बैठा, पीछे की तरफ अकेला। यही वो पहला क्लू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक आदमी जो इतनी प्लानिंग के साथ आया है, इतनी छोटी फ्लाइट क्यों चूज करता है? जवाब आगे मिलेगा। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की, बॉर्बन और सोडा। सिगरेट जलाई, बिल्कुल नॉर्मल पैसेंजर जैसा बिहेव किया। फिर उसने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को बुलाया और एक फोल्डेड नोट उसके हाथ में थमा दिया। फ्लोरेंस ने सोचा शायद ये कोई फ्लर्ट करने की कोशिश है। उसने बिना पढ़े अपने पर्स में वो नोट डाल दिया। कूपर ने धीरे से कहा, मिस आपको वो नोट पढ़ लेना चाहिए। फ्लोरेंस ने नोट निकाला और जैसे ही पढ़ा उसके हाथ जो है वो कांपने लगा। वो कूपर के पास बैठी। कूपर ने धीरे से अपना ब्रीफ केस खोला। अंदर था लाल रंग के एक सिलेंड्रिकल स्टिक्स, डायनामिट जैसा दिखने वाला कुछ, एक बंच ऑफ वायर्स, एक बड़ी बैटरी। कूपर ने बिल्कुल शांत आवाज में अपनी डिमांड बताई। उन्होंने बोला, मुझे चाहिए 2 लाख कैश अनमार्केट $20 बिल्स में और 4 पैरासूट, 2 मेंस 2 रिजर्व। फ्लोरेंस ने ये डिमांड कॉकपिट तक ले गई। पायलट विलियम स्कॉट ने तुरंत सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने FBI को अलर्ट कर दिया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, कूपर ने कभी कॉकपिट में जाने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी डिमांड दी और वापस अपनी सीट पे बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल काल्म, बिल्कुल कंट्रोल्ड। पैसेंजर को इस पूरी सिचुएशन का पता भी नहीं चला। उन्हें बताया गया कि फ्लाइट का मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसलिए सिएटल के ऊपर सर्कल कर रहा है जब तक ग्राउंड पे चीजें अरेंज नहीं हो जाती। ग्राउंड पर FBI ने और पुलिस ने 2 घंटे में 2 लाख कैश, जिसमें 10,000 $20 बिल्स था। FBI ने इनके सारे सीरियल नंबर नोट कर लिए थे, ये बाद में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 4 पैरासूट अरेंज किए। रात के लगभग 5:39 पर प्लेन सिएटल टेकोमा एयरपोर्ट पर लैंड हुई। कूपर ने अपनी डिमांड का दूसरा हिस्सा क्लियर किया। सारे 36 पैसेंजर और फ्लाइट अटेंडेंट एक को छोड़कर को उतारने दिया जाए, पैसा और पैरासूट प्लेन में लाए जाएं। उसके बाद प्लेन रिफ्यूल हो और मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरे। FBI एजेंट कूपर के पास गया, पैसा और पैरासूट दिए। कूपर ने क्रू को बताया फ्लाइट प्लेन 10,000 फीट से कम होना चाहिए, बहुत स्लो, जितनी स्लो हो सके, नीचे ही रहेगा, डाउन पोजीशन 15 डिग्री पे फिक्स्ड। ये सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट बता रहे थे कि कूपर को एविएशन की गहरी जानकारी थी, ये कोई रैंडम आदमी नहीं था। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया रात के 7:40 के आसपास। अब प्लेन में सिर्फ
4 लोग थे, पायलट विलियम स्कॉट, को पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना और कूपर। यहाँ से कहानी ट्रेलर मूवी जैसा बन जाती है। कूपर ने टीना को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो कॉकपिट में चली जाए और डोर बंद कर दे। उसने भी बताया कि प्लेन की रियर स्टेयर केस कैसे खुलती है। बोइंग 727 में पीछे एक आफ्ट स्टेयर वे होता है जो हवा में भी खोला जा सकता है। रात के लगभग 8 बजे कॉकपिट में क्रू ने महसूस किया कि प्लेन का प्रेशर चेंज हुआ, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। उन्होंने इंटरकम पे कूपर को कॉल किया, जवाब नहीं आया। जब वो वाशिंगटन स्टेट के जंगल के ऊपर थे, बारिश हो रही थी, बिल्कुल अंधेरा था। कूपर ने पैसों का वेग अपनी कमर से बांध लिया, दूसरे पैराशूट की कोड से रियर स्टेयर केस खोली और खुद कूद गया। 10,000 फीट की हाइट से रात के अंधेरे में तेज बारिश में, वो भी जंगल के ऊपर। प्लेन ने रेनो नवादा में लैंड किया। जब FBI ने प्लेन चेक की तो कूपर वहाँ नहीं था, सिर्फ उसकी ब्लैक टाई और क्लिप ऑन टाई पिन रह गई थी सीट पे। वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अगले दिन से FBI ने इस केस का नाम दिया नॉर्जक नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। ये सोचिए, सैनकेडो FBI एजेंट इन्वॉल्व, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और प्लेन से जंगल स्कैन किया गया। ग्राउंड ट्रूप्स ने आफ्टन तक जंगल छाना, हर जहां, हर नदी, हर पहाड़ देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना बॉडी, ना पैराशूट, ना बैग, ना पैसा। 5 साल के अंदर FBI ने 800 सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किया, सबको एलिमिनेट करते गए। किसी का डिस्क्रिप्शन मैच नहीं होता, किसी का अलीवी सॉलिड होता। सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, कूपर की टोपी ऑन टाई जो उसने सीट पर छोड़ दिया था। इसी टाई पे बाद में DNA और प्रैक्टिकल एनालाइज हुई, जिससे ट्विस्ट आता है जो केस को और भी मिस्टीरियस बनाता है। फरवरी 1918 यानी हाईजैकिंग के ठीक 9 साल बाद एक 8 साल का बच्चा नाम ब्रियन इनग्राम अपनी फैमिली के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे पिकनिक पे गया था। वाशिंगटन स्टेट में वो रिवर के रेत में खेल रहा था। उसने रेत में 3 बंडल्स ऑफ डिसेइंग केस खोदे, टोटल $5,800। जब FBI ने चेक किया, सीरियल नंबर्स मैच हुआ कूपर के पैसों से। सोचिए इस डिस्कवरी का मतलब क्या है। ये पैसा रिवर के किनारे मिला, जंगल में नहीं। इसका मतलब ये पैसा नेचुरली रिवर में वॉश होकर आया था। ये उस जगह से बहुत दूर थी जहां कूपर ने जंप किया था, कैलकुलेट किया गया था। इस डिस्कवरी ने नया सवाल खड़ा कर दिए, क्या कूपर जंप के बाद जिंदा बचा और ये पैसा उसका गिरा हुआ हिस्सा था, या कूपर मर गया और उसका बॉडी बैग रिवर में बह गया, जिससे ये पैसा रिवर के थ्रू यहाँ पहुँचा। आज तक कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें FBI ने सबसे ज्यादा सीरियसली सस्पेक्ट किया। रिचर्ड फ्लोयड एमकॉय Jr, एक्स आर्मी पारा ट्रूपर हेलीकॉप्टर पायलट की। 5 महीने बाद अप्रैल 1972 में उसने बिल्कुल सेम तरीके से एक दूसरी फ्लाइट हाईजैक की। उसने $5 लाख मांगा और पैराशूट से कूद गया। वो पकड़ा गया बहुत जल्दी क्योंकि उसका पैटर्न प्रेडिक्टेबल था। बहुत लोग मानते हैं कि यही असली कूपर था, लेकिन उसने कभी कन्फेस नहीं किया। 1974 में प्रिजन ब्रेक के दौरान पुलिस ने उसे मार दिया। केन्नेथ नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का ही एम्प्लॉई था। पारा ट्रूपर ट्रेनिंग भी थी। उसके भाई ने डेथ से पहले क्लेम किया कि केन्नेथ ने डेट बेड कन्फेशन किया था, हाइट और बिल्ड मैच करता था। रॉबर्ट रिक स्ट्रॉ, एक्स आर्मी पायलट और पारा ट्रूपर, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, फ्रॉड फॉरगिरी। 1978 में खुद का फेक डेथ स्टेज किया था एक प्लेन क्रैश में। बहुत सस्पिशियस बिहेवियर, लेकिन FBI उससे डेफिनेटली लिंक नहीं कर पाई। LD कूपर 2011 में मार्ला कूपर नाम की महिला ने बताया कि उसके अंकल LD कूपर ने 1971 के थैंक्स गिविंग पे फैमिली को बताया था कि उनके मनी प्रॉब्लम खत्म हो गए हैं क्योंकि हमने प्लेन हाईजैक किया, लेकिन कोई भी पैसा उनके पास नहीं मिला। मार्ला ने खुद कहा शायद अंकल ने जंप के दौरान पैसा खो दिया। FBI ने 2016 में ऑफिशियली केस को क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि अब वो अपने सोर्सेस दूसरी प्रायोरिटीज में फोकस करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई नया फिजिकल एविडेंस मिलता है वो दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब एक सवाल आता है, क्या कूपर अभी भी जिंदा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर कोई पूछता है। कूपर को टेक्निकल एविएशन नॉलेज
नॉलेज थी। उसने बिल्कुल सही अल्टीट्यूड, स्पीड और फ्लैप सेटिंग मांगी थी जंप के लिए। उसने विंटर जंप के लिए रिस्की पर कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। वो पैरा ट्रूपर ही ऐसा कर सकता है। उसका बॉडी कभी मिला ही नहीं, जबकि इतनी बड़ी सर्च के बाद बॉडी मिलना चाहिए था। अगर वो जंगल में मरा होता तब। रात, बारिश, फ्रीजिंग टेम्परेचर, अननोन टेरेन, ये सब कंडीशंस एक्सपीरियंस्ड पैरा ट्रूपर के लिए भी डेडली होता है। उसकी जैकेट और क्लोथिंग जंप के लिए ठीक नहीं थी। उसने कोई प्रॉपर जंप सूट या हेलमेट नहीं पहना था। ऊपर ने जो पैरासूट लिया वो एक रिजर्व पैरासूट था जो एक्चुअली इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस मॉडल था और 7 सूट था, मतलब उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर उसने दूसरा ही एक्चुअल पैरासूट यूज किया वो भी मिलिट्री स्टाइल था, जिसे हैंडल करना ट्रिकी होता है। एक्सपर्ट पैरा ट्रूपर्स का कहना है कि उन कंडीशन में जिंदा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सबसे कन्विंसिंग मॉडर्न थ्योरी जो एक्सपर्ट्स अभी ज्यादा मानते हैं, ऊपर की फ्लाइट एक्सपर्टाइज के नया डिटेल्स थे। वो डेफिनेटली अमेरिकन या मिलिट्री एविएशन से फैमिलियर था। कन्फ्लिक्टिंग विटनेस अकाउंट, डिफरेंट पैसेंजर ने कूपर की अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट डिस्क्राइब की थी, जिससे पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन इतनी रियलेबल नहीं थी जितनी पहले सोचा गया। रिचर्ड एम कोए पे नया फोकस। FBI फाइल्स में एमको को स्टील एक फेवरेट सस्पेक्ट्स बताया गया। इन नया फाइल्स ने केस को सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसने दोबारा दुनिया भर में लोगों को इंटरेस्ट जगाया है। इसके अलावा सिटीजन इन्वेस्टिगेटर जो खुद इस केस को इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं अभी भी एक्टिव है। अनमीन से खुद ग्रुप्स रेगुलरली वॉशिंगटन स्टेट के जंगल में नया सर्चेस करते हैं। सोचते हैं कि शायद कहीं कोई पैरासूट या बैग मिल जाए जो अभी तक नहीं मिला। चलिए समझते हैं कि डीवी कूपर केस दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है। ये एक परफेक्ट क्राइम लगता है। कोई वायोलेंस नहीं, कोई मर्डर नहीं, सिर्फ एक स्मार्ट प्लान और क्लीन एस्केप। ऊपर का काल्म पोलिट बिहेवियर। उसने कभी किसी को थ्रेटन नहीं किया, रूडली प्लीज और थैंक यू बोला क्रू से। ये अमेरिका की ओनली अनसॉल्व्ड कमेरिकल हाईजैकिंग है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा केस दोबारा नहीं आया। हर नया क्लू सिर्फ नया सवाल खड़ा करता है लेकिन जवाब नहीं देता। ऊपर एक फोल्क हीरो जैसा बन गया। कई लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, एक अंडरडॉग जिसने सिस्टम को मात दी। जैसे हर साल वॉशिंगटन स्टेट के एरियल टाउन में एक कूपर को नाम का इवेंट होता है, जहाँ सैकड़ों लोग इस केस के फैंस मिलते हैं, अपनी थ्योरीज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थी डीवी कूपर की पूरी कहानी। एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, जिसने इतनी कूल एडली एक प्लेन हाईजैक किया, $2 लाख केस लिया और रात के अंधेरे में जंप करके हमेशा के लिए हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। आपकी क्या थ्योरी है कमेंट में जरूर बताना। क्या कूपर जिंदा बचा और कहीं छुप गया या फिर वो जंगल में ही मर गया और उसकी बॉडी आज तक नहीं मिला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री डिकोड करूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया मिस्ट्री के साथ।